हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, किताबों के शौकीन के लिए फ्रिक्शन पसंदीदा विषय होता है। एक प्यारा सा फ्रिक्शन पढ़ने को मिल जाए तो फिर बस उस दिन की तो बल्ले बल्ले हो ही जाती है। आज मैं आपको एक फ्रिक्शन स्टोरी ही बताने वाली हूँ। कृष्णा सोबती के नाम से आप सभी परिचित होंगे। वे हिंदी और पंजाबी की लेखिका हैं। कृष्णा सोबती का लेखन हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में है और जो उनकी पंजाबी भाषा की छाप है वो हिंदी की रचनाओं में भी मिलती है और यह जो उनकी छाप है भाषा को और भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। कृष्णा सोबती की विशेषता है जीवंत चित्रण, छोटे छोटे वाक्य और बिल्कुल सजीव चित्रण। आप उनकी कोई भी रचना पढ़ रहे हो, पूरा परिदृश्य उभर के सामने आ जाता है और पढ़ने का मज़ा दुगना हो जाता है। आज हम कृष्णा सोबती का एक लघु उपन्यास डार से बिछुड़ी पढ़ेंगे। यह काफ़ी फेमस उपन्यास रहा है और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, दुखदाई है। डार से बिछुड़ने का यहाँ तात्पर्य परिवार और प्रेम से अलग होना तो है ही, इसके साथ ही पुरुष वर्चस्व, सामाजिक वर्चस्व से दूर होने की भी बात यह कहता है। चलिए जल्दी जल्दी इसकी कहानी जानते हैं। यह कहानी है पासो की। कहानी वहाँ शुरू होती है जब पासो अल्हड़ किशोरी है। उसके सपने रंगीन हैं, ज़िंदगी जीना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती है। किशोर उम्र की सभी युवतियों का जो सपना होता है कि एक प्यारा सा राजकुमार आए और उन्हें ब्याह के ले जाए, तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सपने पासो के भी थे। लेकिन पासो के साथ एक समस्या है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़ के सेको के घर जाके विवाह करके रह जाती हैं। पासो के पिता नहीं थे। पासो के जन्म के कुछ समय के बाद उसकी माँ को सेको के लड़के से प्रेम हो जाता है और वे विवाह करके वहीं चली जाती हैं। इसका खामियाजा पासो को भुगतना पड़ता होता है। वह अपनी नानी और मामा मामी के साथ रहती है। मामा उसे हर बात में टोकते हैं, नानी भी उसे हर समय टोकती रहती हैं और याद दिलाती है कि उसकी माँ ने एक बुरा कर्म किया, विधर्मी युवक से विवाह करके पूरे खानदान की नाक कटा दी और सभी लोगों को यह डर रहता है कि कहीं पासो भी अपनी माँ की लीक पे न चल पड़े, यानी कि किसी विधर्मी युवक से या फिर किसी अन्य युवक से प्रेम विवाह न कर ले। पासो के नवयुवती बनने से पहले ही उस पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती हैं और उसे अपने सुंदर जो रूप रंग है उसके लिए भी बहुत सारी कटुक्तियाँ सुनने को मिलती है। बार बार उसे झिड़कियाँ मिलती हैं कि ऐसे अच्छे कपड़े मत पहनो, ऐसे तैयार होके मत रहो। ये सारा कुछ पासो को झेलना पड़ता है। जब बार बार नानी कहती है आग लगी तेरी जवानी में, ऐसे परांदे वाले चोटी नहीं बनाओ, ऐसे परांदे मत लटकाओ बालों में, ऐसे ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो, इधर मत देखो, ये सारी बंदिशें उस पर लगती हैं और जितनी ज़्यादा उस पर बंदिशें लगती हैं उसके सपने उतने ही ज़्यादा रंगीन हो जाते हैं। बार बार उसका मन होता है कि खूब सारे ख्वाब देखे, खूब ऊंचाई तक उड़े, कुछ बने, जीवन में कुछ अच्छा करे, बाहर की दुनिया को जाने। बंदिशें ऐसे भी हम जानते हैं दोस्तों कि बंदिशें जो हैं वह खुलने की छटपटाहट को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। पासो के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है करीम से। वह काफ़ी भोली है, करीम से सिर्फ उसकी पहचान होती है, फिर हल्की सी दोस्ती हो जाती है। करीम के कहने पर वो उसे अपना रुमाल दे देती है और यही रुमाल जल्द ही उसके मामा की नज़र में पड़ जाता है। यह रुमाल देख के वे काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, घर आके पासो को डांटते फटकारते हैं। यहाँ तक कि उसकी कोई बात सुने बिना मामा मामी यह तय कर लेते हैं कि इससे पहले कि पासो करीम या किसी अन्य से विवाह कर ले, घर से भाग जाए, इसको जहर दे के मार डालना चाहिए। पासो को यह एहसास हो जाता है कि घर वाले उसे मारने के फिराक में हैं, लेकिन वह जीवन से भरी हुई थी, वह जीना चाहती थी। वह भागकर अपनी माँ के दरवाजे पहुँचती है। वह एक अनजाना घर था, उसे सिर्फ पता था कि इस घर में उसकी माँ गई है, उसने कभी अपनी माँ को देखा तक नहीं था। वह उसे अपनी नानी की बेटी कह के संबोधित करती थी। वह दरवाज़ा पीटती है। माँ उसे पहचान लेती है क्योंकि माँ बेटी का रंग एक जैसा है, शक्लें दोनों की मिलती हैं। माँ पासो को पाके बहुत खुश होती है, उसे बहुत सारा प्यार करती है, लाड़ करती है। यहाँ पे पासो को अपना एक भाई भी मिलता है जिसे देख के पासो काफ़ी खुश होती है, लेकिन सारी परिस्थितियों को जान के माँ परेशान हो जाती है। जो समस्या है इसके बारे में अपने पति से चिंतन करती है। पति भी नहीं चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ पासो की माँ के साथ, यानी उन्होंने जिस तरीके से विवाह किया वैसा ही विवाह पासो का भी हो। विजातीय विवाह करके वे मामा मामी को और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राताराती पासो का विवाह उसके ही जात में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति दीवान जी से करवा दिया।
अपने पति को देख के पासो निराश होती है। यह उसके कल्पना के राजकुमार जैसा तो बिल्कुल नहीं था, पर वह जल्दी ही संभल जाती है, परिस्थितियों को अनुकूल बना लेती है और दीवान जी को बहुत प्यार देती है। साथ ही उसे इस बात की भी खुशी होती है कि दीवान उससे बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, उसे बहुत लाड़ देते हैं, इतना प्यार जिसके लिए वह हमेशा से वंचित रही थी। जल्दी वह इस घर में बिल्कुल रच बस जाती है, लेकिन कभी कभी उसे नानी और मामी की याद आ ही जाती है। उसे कई बार लगता था कि वो लोग जो बंदिशें लगाते थे वह उसकी भलाई के लिए ही थी, और इस विवाह के बाद वह उनसे भी नहीं मिल पा रही है। भले ही उसका विवाह सजातीय ही हुआ हो, लेकिन वह मामा मामी नानी से तो दूर ही है। इस दौरान उसका एक बेटा होता है, लेकिन हुनी को उसकी खुशियाँ पसंद नहीं आ रही होती हैं। जल्द ही दीवान जी की मृत्यु हो जाती है। पासो अकेली रह जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान रहती है, सोच ही रही होती है कि कैसे अपने जीवन की नैया पार लगाए। यहाँ उसका सहारा एक मौसी हैं जो दीवान जी की रिश्तेदार हैं, वही उसे सहारा देती हैं, सांत्वना देती हैं, उसका ख्याल रखती हैं। इसी बीच दीवान जी का दूर का एक भाई आके वहाँ रहने लगता है। उसकी बुरी नज़र पासों पे रहती है और मौका मिलते ही वह उसे अपनी अंग साइनी बना लेता है। परिस्थितियों को देख के पासो यह भी बर्दाश्त कर लेती है और सोचती है कि चलो अगर ऐसा ही जीवन है तो इसे ही रह लेती हूँ अपने बच्चे की खातिर। एक दिन मौसी कहीं रिश्तेदारी में गई हुई होती है और पासो के देवर को मौका मिल जाता है। वह पासो को के साथ फिर से वही सब कुछ करना चाहता है, लेकिन पासो इनकार कर देती है। गुस्से में वह पासो को एक लाला जी के पास बेच देता है। लाला जी के 3 बेटे थे, वे खुद काफ़ी बुजुर्ग थे। वे कहते हैं पासो को, देखो मैंने तुम्हें खरीदा है, पर अपने लिए नहीं, अपने बेटों के लिए। मेरे बेटे के लिए तुम द्रौपदी की तरह पत्नी बन के रहोगी, उसके सारे काम करोगी और मेरे तीनों बेटों को बराबर खुश रखोगी। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं चाहिए। पासो उस घर में कैदी बन के रहती है। उसके तीनों बेटे उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट भी करते हैं और शारीरिक शोषण तो करते ही हैं। पासो उनके लिए घर के सारे कामकाज करके देती है, एक बंदनी की तरह घर में दिन भर बंद रहती है। यह वो दौर था जब अंग्रेज भारत में थे और जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके और अंग्रेज़ों के बीच या एक रियासत और दूसरे रियासत के बीच लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लाला जी का बीच वाला बेटा था, यानी कि जो मंझला बेटा था, वह पासो से स्नेह करता था, प्रेम करता था। मारता पीटता तो वह भी था, लेकिन प्रेम भी करता था। बाकी दोनों बेटे सिर्फ शारीरिक पूर्ति करते थे और उसकी पिटाई कर दिया करते थे। मंझले बेटे ने पासो को नवेली नाम दिया था। उसने एक दिन पासो से कहा कि चलो लड़ाई के लिए मुझे जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। लड़ाई अगर जीत गए हम तो फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। पासो तैयार हो जाती है। वह इस कैद से 3 भाइयों की जो झिकझिक रहती है, इनसे बाहर निकलना चाह रही होती है। मंझले बेटे के साथ वह निकल चलती है, लेकिन मंझला बेटा कहीं गायब हो जाता है लड़ाई के मैदान में। फिर पासो को उसकी कोई खबर नहीं मिलती है, वह परेशान हो जाती है। फिर वह औरतों के जुलूस में शामिल होती है। इन औरतों में कई ऐसी महिलाएं थी जो पासो से स्नेह करती थी, उसकी मदद करना चाह रही थी। ऐसे ही एक थी रानी माँ या बड़ी माँ। वह किसी रियासत की रानी थी, लेकिन अब सब कुछ छिन चुका था। उनका एक बेटा था जो युद्ध के बाद अपनी रियासत पाना चाह रहा था। रानी माँ पासो से कहती है कि देखो तू मेरी बेटी है और यह तेरा वीर यानी कि भाई है, तू अपने वीर को तिलक लगा के युद्ध के लिए विदा कर, यह युद्ध जीत के आएगा। सुनते ही पासो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपना भाई याद आ जाता है जो माँ के पास था। पासो वीर जी को तिलक लगाती है। उसका भाई उससे कहता है कि देखो तू मेरी महबोली बहन ही सही, लेकिन मैं तुझे इस नरक से निकाल के तेरी ससुराल जरूर पहुंचाऊंगा, बस मुझे युद्ध जीत के आने दे। लेकिन पासो का वह मुँहबोला भाई उससे यह वादा तो करके चला जाता है कि मैं युद्ध जीत के आऊँगा तो तुझे तुम्हारे ससुराल ज़रूर पहुँचाऊँगा। पर नियति अभी तक पासो के बिल्कुल भी साथ नहीं थी। जितनी खराब परिस्थितियाँ उसने देखी, उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि आगे उसके साथ क्या अच्छा होने वाला है। पासो अपने ससुराल पहुंचती है, अपने बच्चे के पास पहुंचती है या नहीं, यह तो इस उपन्यास को पढ़ के ही पता चलेगा। डार से बिछड़कर पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ भटक कर धूल मिट्टी में सन उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ लुट चुका होता है। पासो की यह जो कहानी है, यह कई उस दौरान की कई लड़कियों की कहानी से मिलती जुलती हो सकती है। पासो की जो दुखद त्रादसी है वह आपको बहुत विचलित करती है। यह कहानी हमें कई सीख भी देती है और यह भी बताती है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी। इवन यहाँ तक कि आज भी ऐसे कई परिवार मिल जाते हैं जो प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं देते हैं और लड़कियों को कई तरीके की बंदिशों में रखते हैं।
सवाल यहाँ पे बहुत सारे उठते हैं दोस्तों। अगर पासो को इतनी बंदिशों में नहीं रखा जाता तो क्या उसकी नियति ऐसी होती? क्या उसके मामा उसे मारने की प्लानिंग नहीं करते तो क्या पासो अपनी माँ के पास भागती? यदि पासो अपनी माँ के पास नहीं जाती तो क्या उसका विवाह दीवान जी जैसे बुजुर्ग के साथ होता? इन सवालों के जवाब पता नहीं क्या है। कह नहीं सकते हम कि पासो की इस नियति के लिए कौन जिम्मेदार है। पासो, समाज, मामा, नानी, माँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और यह लघु उपन्यास है, इसे आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, बिल्कुल सजीव चित्रण है और पंजाबी के जो शब्द हैं वह ऐसे नहीं हैं जो आपकी समझ में नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाले शब्द हैं। और जो ना सोबती के उपन्यासों की विशेषता होती है वह सभी कुछ यहाँ उपलब्ध है। कहानी आपको कैसी लगी? इस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़ें और पढ़ के मुझे बताएं कि किताबें के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। बाय बाय।